प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लेक्चर नंबर 55। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। कुछ चीज़ें बतानी है आपको। पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर। देखो अब इसमें क्या है, मैं आपको इससे पहले वीडियो लेक्चर में लास्ट में बताया था कि इसकी देखो संरचना मैंने करा दी है इसकी, ठीक है। और आपको जो है क्या करनी है, इसकी कार्यविधि करनी थी। कार्यविधि में भी मैंने एक दो पॉइंट करा दिए थे, जैसे धनात्मक अर्धचक्र के लिए डायोड D1 के लिए जो D1 क्या कार्य करता है वो मैंने आपको जो है इसमें थ्योरी दिखा दी थी, आपने नोट कर ली। अब उसी के आधार पर आपको देखो D2 के लिए करना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है आपको। इतने समझदार हो आप करोगे। समय कम है तो उसके लिए आपको इतना सहयोग तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है कि सर इसके में कैसे लिखना है क्या नहीं, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। आपको पता है व्हाट्सएप वगैरह नंबर है आपके पास, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और उसी प्रकार से ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए भी आप खुद लिखेंगे स्वयं पूरी थ्योरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल मैं बोल दिया और आपने लिखा भी नहीं और हमको पता चला कि आपने लिख लिया, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे, आप लिखेंगे उसको। और उसके बाद पूरा क्रियाविधि आपको कार्यविधि करनी है, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्र को लिए और किसके लिए, डायोड D1 और डायोड D2 के लिए, दोनों के लिए आपको ये काम करना है। तो आज मैं उसके आगे का स्टार्ट करूँगा। गणितीय विश्लेषण पर डायरेक्ट आता हूँ, ठीक है। और गणितीय विश्लेषण से पहले जो क्रियाविधि थी वो आप करोगे, और उसमें कुछ नहीं है, केवल थ्योरी वाला पार्ट है और कुछ नहीं। बाकी गणितीय विश्लेषण जो रहेगा वो हम स्टार्ट यहाँ पर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गणितीय विश्लेषण। अब पूर्ण तरंग दिष्टकारी को हटा दो। मैथमेटिकल एनालाइज एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के आधार पर कुछ फैक्ट होंगे, फिर आगे पॉइंट बनाकर चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो।
प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत। ये धनात्मक अर्धचक्र का दिष्टकरण है और ये ऋणात्मक अर्धचक्र का दिष्टकरण है और ये पूरा दिष्टकरण हो गया, पूर्णतः दिष्टकरण। ये संपूर्ण दिष्टकरण। अभी और है इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा आगे हो गया, आपको पता रहेगा। टी (2t) 2t और 5t बना लें, ये डायग्राम बनाओ। तो देखो ये D1 का मतलब है कि ऊपर वाला जो धनात्मक अर्धचक्र है उसका दिष्टकरण कौन से डायोड के द्वारा होता है? D1 के द्वारा। और नीचे वाला जो ऋणात्मक अर्धचक्र है जो कि उसी की सीध में D2 के द्वारा इसका क्या हो गया? दिष्टकरण। तो ये कहाँ पहुँच गया? ऊपर पहुँच गया। ये प्रत्यावर्ती आपका इनपुट है, कोई वोल्टेज या करंट। तो यहाँ पर इसका तो अर्धचक्र, इस अर्धचक्र का दिष्टकरण डायोड D1, इसका D1 के द्वारा और इसका D1 के द्वारा हो गया। इस ऋणात्मक अर्धचक्र का जो दिष्टकरण हो रहा है, रेक्टिफिकेशन हो रहा है, वो D2 डायोड के द्वारा हो रहा है। देखो इसको D2 डायोड ने क्या कर दिया? ऊपर। D2 डायोड ने क्या कर दिया? ऊपर। तो अब ये और इसका मिला संपूर्ण ये दिष्टकरण है। ये वाला ये पॉइंट है, इसको ये लिख दिया, ये आ गया, इसको ये लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, ये आता है। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए कि दो इंटरवल हैं। एक इंटरवल कौन सा है? 0 से लेके t/2। कौन सा है? 0 से लेके t/2। और एक क्या है? t/2 से लेके tt, t/2 से लेके t। उसके बारे में कुछ लिखना है, देखिए जरा। धनात्मक अर्धचक्र के लिए क्या लिखें? धनात्मक अर्धचक्र के लिए आपको पता है कि I2 की वैल्यू 0 होती है। डायग्राम अगर देखेंगे इस डायग्राम में और उससे पहले जो बनाया था, ठीक है, परिपथ जो चित्र था उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए I2 का मान क्या होता है? 0। और I1 की वैल्यू होती है Im sin ओमेगा t। तो क्या आ जाएगा? I1 बराबर हो गया आपका Im sin ओमेगा t। इसके लिए इंटरवल क्या होगा? जब ये तो लिख लिया होगा आपने, इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इधर जगह कम है, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा वैसे। देखिए जब t का मान क्या होता है? 0 से बड़ा होता है और t/2 से छोटा।
यानी कि टी की जो समय की वैल्यू है वो 0 से लेकर t/2 के बीच में ये कंडीशन है, और I2 क्या होता है उसमें 0, दोनों के लिए सेम कंडीशन है, ठीक है। और इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, इसके लिए ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए बट इक्वल कराना है। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक अर्धचक्र में I1 यानी D1 के द्वारा करंट फ्लो नहीं होता है, तो I1 की वैल्यू क्या हो गई 0, और I2 की वैल्यू हो जाएगी क्या होगा P/2 से 0 to T, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। अब इसको अब मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर, ये दोनों कंडीशन है। इसमें I2 की वैल्यू 0 हो और इसमें क्या है I1 की वैल्यू 0। देखिए जरा, इसको भी हटाओ, फिर आगे पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब डायग्राम आपका बन गया, कंडीशन हमने मैथमेटिकल जो फॉर्म थी उसको लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका गणितीय विश्लेषण, जैसे पॉइंट बना के चलते हैं ना, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, वो पहला पॉइंट इसमें है कि दिष्ट वोल्टता का माध्यम, ठीक है। चलिए डालिए हेडिंग कि लोड प्रतिरोध पर दिष्ट धारा का औसत या माध्यमान, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, अभी इसमें क्या था कि जो I2 था, दूसरा वाला जो केस था, इसमें I1 क्या था 0 और I2 क्या था आपका Im sin ओमेगा टी, ये वैल्यू थी ना। तो ये जो I2 जो होगी ना, ये माइनस Im होगी, क्यों? क्योंकि जो डायोड D2 है वो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए है, और ये जो है वो निवेशी जो प्रत्यावर्ती संकेत है उसका अधिकतम मान होता है, ऋणात्मक अर्धचक्र कहाँ होता है नीचे की ओर, तो वो आयाम जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये इसको जरूर मेंशन करें। अभी I2 की वाली I2 बराबर जो लिखा था ना उसमें, यानी कि T/2 से लेके कैपिटल T तक उसमें लिखना है, इसको नोट करना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लोड प्रतिरोध RL पर लोड प्रतिरोध RL पर दिष्ट धारा का औसत या माध्यमान। परिभाषा आपको पता है, किसी समय आश्रित तरंग फलन के वे एक पूर्ण चक्र के लिए, देखिए किसी समय आश्रित तरंग फलन के लिए तरंग फलन का एक पूर्ण चक्र के लिए, तरंग फलन का एक पूर्ण
चक्र के लिए औसत या माध्यमान निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका देखो क्या रहेगा, पता है आपको IDC बराबर 1/T, 0 से लेके T और I इंटू dt। ठीक है, ये फॉर्मूला था, वहाँ भी ये यूज किया था, इसको यहाँ भी यूज करेंगे। ठीक है, अब दो भागों में, चलो इसको नोट करो, फिर हटा दो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर दो इसको। चलो देखो, IDC बराबर 1/T, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। कैसे? 0 से लेके T/2, उस वक्त क्या है इसमें IDT, 0 से लेके T/2 में I2 की वैल्यू क्या होती है 0, इसकी वैल्यू होती है I1 की वैल्यू प्लस T/2 से T में किसकी वैल्यू I1 तो 0 होता है, क्या रहता है केवल I2 रहता है, इसलिए इसको इस प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ वैल्यू पता है आपको, रखो I1 की वैल्यू कितनी होती है Im sin ओमेगा t, dd प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है -Im, अभी हमने बताया। ठीक है, -Im sin ओमेगा t, -Im sin ओमेगा t इंटू dt। ठीक है, क्लोज कर दो। Im कॉमन आ जाएगा, Im कॉमन आ जाएगा, बाहर कर दो। बचा हुआ इसको देखो, sin ओमेगा t dt, ये माइनस ये आ गया, नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हो गया ना, इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। IDC Im/T
साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या हो, अब समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, ये लिमिट लगा दो इसकी। ठीक है, इसको करो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो साइन का जो समाकलन होता है माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई है नहीं साइन। ठीक है, ये आ गया आपका कॉस ओमेगा टी कॉन ओमेगा टी बाई टू से टी, ये आ गया। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया है, आप चाहो तो इसको मीडियम ब्रैकेट लगा देना और इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, अब देखो लिमिट रखो, जरा देखो ये भी ओमेगा है और ये ओमेगा, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, बाहर कॉमन आके इधर आ जाएगा। अब आपके पास ये बचा कॉस ओमेगा टी टी बाई टू कॉस ओमेगा टी टी बाई टू से टी, इसको हटा दो। क्या आ जाएगा देखो, माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी साथ रखते चलो, इस पर टी की जगह टी बाई टू माइनस कॉस जीरो, इसको अप्लाई कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी। इसको देखते हैं, कॉस 2 पाई अपॉन टी, और ये आ जाएगा टी माइनस कॉस 2 पाई अपॉन टी, ये आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब देखते हैं, सॉल्व और करो थोड़ा सा, कैंसिल करो, 3 से टी और 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेम 3 से टी कैंसिल, टी और टी और 2 से तो कैंसिल हो गया, उसको कैंसिल, बाकी बच्चे को लिख लेंगे, ऊपर उल्टा रहो, नोट कर लो इसको। देखिए आई टी सी इक्वल आई ए ओमेगा टी, ये बचा माइनस का, इधर ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2 पाई। ठीक है, और ये बचा माइनस का 1, इधर बचा है cos 2 पाई। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस cos 2 पाई, इधर क्या बचा है माइनस का cos पाई, ये आ गया। आप और चेक कर लो एक बार, 2 पाई कहाँ से बचा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी से टी केवल माइनस cos पाई बचा है, प्लस 1 प्लस cos 2 पाई, cos 2 पाई का चेक कर लेते हैं, cos 2 पाई है। ठीक है, ये आ गया, और उधर माइनस का cos पाई, चलिए ठीक, अब इसको हटा दो बच्चा।
माइनस कॉस पाई क्या हो जाएगा, -2 कॉस पाई +1 और प्लस कॉस 2 पाई। ठीक है, तो कॉस पाई की वैल्यू तो आपको पता है क्या होगी, -1, और कॉस 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो +1 होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, IDC बराबर IM अपॉन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू -1 तो क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, इसको और सॉल्व करो, IDC IM इंटू 4 अपॉन ओमेगा टी, ये आ गया। ठीक है, करो नोट इसको। चलिए देखिए, ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 पाई 2 पाई, इस 2 से 1 2, IDC बराबर यानी कि लोड प्रतिरोध RL पर दिष्ट धारा का औसत मान या माध्यमन कितना आ रहा है, IDC बराबर 2IM अपॉन पाई। ठीक है, ये आएगा, तो इसको नोट कर लेंगे, हटा दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट सिंपल है, देखो फटाफट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि लोड पर दिष्ट बोल्ट था। ठीक है, देखिए चलिए, लोड पर दिष्ट बोल्ट था, दिष्ट बोल्ट के लिए क्या हो जाएगा, EDC बराबर IDC इंटू RL, क्या लिखते हैं, लोड प्रतिरोध पर। लोड प्रतिरोध पर क्या आ जाएगा, EDC बराबर IDC इंटू RL, EDC बराबर 2IM अपॉन पाई इंटू RL। ठीक है, अब IM बराबर आपको पता है EM अपॉन R प्लस RL, यहाँ वैल्यू पुट करोगे क्या जाएगा, 2EM R प्लस RL पाई इंटू RL। चाहो तो वो केस लगा सकते हो कि अगर RL इज मोर ग्रेटर देन R, तो R अपॉन RL की वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाती है। ठीक है, चाहो तो वो कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट का, नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो जो अब सुनो, जो मैंने स्टार्टिंग इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आपको, वो थ्योरी मुझे चाहिए। थ्योरी आप चाहे मेरे को लिख के सेंड करो, कैसे भी करके बताओ, और लिखना है उसको। ठीक है, उस थ्योरी को आपको छोड़ना नहीं है। आ रही हो समझ में? और इसमें इसी प्रकार से पॉइंट है, ज़्यादा टफ नहीं है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी, ये किसी एक को आप अगर तैयार कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा यूनिट थ्योरेटिकल है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। और उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे जेनर डायोड वगैरह है, अभी फिल्टर पढ़ेंगे, फिल्टर पाई सेक्शन फिल्टर है, एल फिल्टर है। ठीक है, इस प्रकार के फिल्टर हैं, पढ़ेंगे। चलिए ठीक, ओके।